नमस्कार दोस्तों, ये पार्ट 2 है जो क्लास 6 में हिस्ट्री का हमने पहला चैप्टर शुरू किया था, एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो उसमें हमने कुछ चीज़ें जैसे ये इंट्रोडक्शन थी, फिर इसके बाद उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री पढ़ने के, इसको देखा था। फिर टाइम फ्रेम इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जैसे कि स्टोन एज, प्री हिस्ट्री, फिर ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, इन सब के बारे में स्टडी किया था। अब और ये जो इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज है इसको भी देख लिया था। पीरियड्स ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री इसको भी हो गया था। अब यहाँ से हमें पढ़ना है रिलेशंस बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। रिलेशंस बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, तो यहाँ से हम अध्ययन करेंगे पार्ट 2 में। जियोग्राफी हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अपीयरेंसेस, एक्शंस एंड सोशल डेवलपमेंट्स। यानी जो भूगोल होता है किसी भी देश की या किसी भी रीजन की, वो वहाँ का जो अपीयरेंसेस होता है, अपीयरेंसेस का मीनिंग पहले समझ लें कि जैसे अलग अलग क्षेत्र में जो मानव होती हैं उनकी प्रजातियां अलग अलग होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप नॉर्थ ईस्ट यानी कि असम, नेपाल, भूटान, जापान, चाइना, मंगोलिया, यहाँ के व्यक्तियों को देखेंगे तो आँख उनकी छोटी रहेगी, हाइट कद छोटा रहेगा, रंग गोरा रहेगा, तो ये उनकी प्रजाति है। जबकि अगर दक्षिण भारत में जाकर देखेंगे या साउथ अफ्रीका में जाकर देखेंगे, वेस्ट इंडीज में जाकर देखेंगे तो उनका रंग काला होता है। जबकि यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जाकर देखेंगे तो उनका रंग गोरा होता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं, अलग रंग होता है, अलग रूप होता है। तो जो अपीयरेंसेस है यानी कि जो देखने का जो रंग रूप है, वो भी उसका भी उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ की ज्योग्राफी का। यानी यूरोप में कोई मतलब अपवाद स्वरूप ही कोई व्यक्ति होगा जो काला होगा, मतलब वहाँ का जो पैदा हुआ व्यक्ति है वहीं का रहने वाला है। तो अपीयरेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वहाँ की ज्योग्राफी का। अगर हम उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यहाँ सब रहते हैं तो हमारा रंग गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, सांवला हो सकता है। तो कैसे? यहाँ की ज्योग्राफी के कारण। और एक्शंस यानी जो हम काम करते हैं उसके ऊपर भी ज्योग्राफी का प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल ग्रुप में उत्तर प्रदेश में हम खेती करते हैं बहुतायत में, क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। अगर हम जम्मू कश्मीर में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे केसर की खेती, सेबों की खेती हो रही है, क्यों? क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी ही ऐसी है, वहाँ पर सेब ही होगा। ऐसे अगर दक्कन में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे ब्लैक सॉइल है, यानी कि महाराष्ट्र वाले एरिया में, तो वहाँ पे कॉटन का उत्पादन होता है, क्यों? वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है। कोस्टल एरिया देखेंगे तो वहाँ से पोर्ट्स वगैरह बने होते हैं, हम देश विदेश में व्यापार करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी वैसे है। राजस्थान में देखेंगे तो वहाँ पर जो ऊँट होता है, कैमल, वो हम देख सकते हैं आराम से, जबकि और जगह पर आमतौर पर नहीं दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है, वो उस ज्योग्राफी में अपने आप को कह लें कि रख पाता है, संतुलन बना पाता है। हाथी है तो वो ऐसा नहीं है कि घर घर पे बंधा रहेगा, हर एक द्वार पे एक हाथी बंधी रहेगी, वो जंगलों में होगा। जंगल जहाँ पर घने होंगे वहाँ पर हाथी ज़्यादा मात्रा में होंगे, जैसे कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, दक्षिण भारत के इलाके। तो हाथी वहाँ पर ज़्यादा है, क्यों? वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है। लेकिन उत्तर भारतीय ग्रामीण घरों में अगर देखा जाए तो सबके घर में गाय, भैंस, बकरी ये सब बंधा रहता है जी। क्यों? क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है। अगर हम मिडिल ईस्ट वाले कंट्री में जाकर देखेंगे, वहाँ पे घोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे बड़े ऊंचे प्रजाति वाले मिल जाते हैं, क्यों? वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है। तो ज्योग्राफी का जो असर है वो एक्शंस पर भी, यानी कि हमारे कार्यों पर भी पड़ता है, एंड सोशल डेवलपमेंट्स, और सामाजिक जो विकास होते हैं उसके ऊपर भी पड़ता है। एग्जाम्पल में जैसे हमारे यहाँ पे मान लो कि जो बड़ा दिन है वो 21 जून को मनाया जाता है, बिग डे, क्यों? क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। जबकि यही मकर संक्रांति जो है, यानी कि जो बिग डे होता है, सबसे बड़ा दिन, वो 22 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, जो क्रिसमस डे होता है ऑस्ट्रेलिया में, क्यों? वो दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी कि साउथ वाले पोल में है, कह लें, या साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में है। तो जो सोशल डेवलपमेंट होता है, हमारे यहाँ पे दीपावली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, ईद मनाया जाता है, क्यों? ज्योग्राफी की वजह से। क्योंकि मौसम में ऐसा परिवर्तन होता है, हमारे सांस्कृतिक इतिहास ऐसा रहा है, कल्चरल हिस्ट्री ऐसी रही है कि हम होली, दीपावली, ईद वगैरह मनाते हैं। तो वही पहले लाइन का मतलब है कि ज्योग्राफी हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अपीयरेंसेस, एक्शंस एंड सोशल डेवलपमेंट्स। यानी ज्योग्राफी का हमारे रंग रूप, हमारे कार्यों पे और हमारे सामाजिक विकास पे एक ग्रेट इम्पैक्ट, बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो पहले लाइन का मतलब ये हुआ।
इंग्लैंड इज सराउंडेड बाय सी एंड एज सच एस्केप्ड एक्सटर्नल इन्वेजन। इंग्लैंड जो है, देखो एग्जाम्पल बुक में भी दे रहा है, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए, लेकिन बुक में भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे कि इंग्लैंड इज सराउंडेड बाय सी, इंग्लैंड जो है अगर मैप में देखेंगे तो वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, वो एक द्वीपीय देश है इंग्लैंड। एस्केप्ड एक्सटर्नल इन्वेजन, इसके कारण से जो बाहरी इन्वेडर रहे हैं, आक्रमणकारी रहे हैं, वो एस्केप कर गए, यानी भाग गए, वहां पर नहीं आ पाए। टू द कॉन्ट्ररी, जबकि इसके विपरीत अगर देखा जाए, पंजाब हैज ऑलवेज बीन फेसिंग द डेंजर ऑफ इन्वेजन सिंस एंशिएंट टाइम्स। जबकि इसके विपरीत, टू द कॉन्ट्ररी, पंजाब हैज ऑलवेज, पंजाब हमेशा बीन फेस कर रहा है द डेंजर ऑफ इन्वेजन, यानी आक्रमणकारियों के खतरे को, सिंस एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय से ही। क्योंकि पंजाब की ज्योग्राफी इस प्रकार से है कि लैंड फर्टाइल है, प्लेन है, नदियां बह रही हैं, उबड़ खाबड़ भूमि नहीं है, वहां पे युद्ध आराम से लड़े जा सकते हैं। सो पंजाब हैज बीन invasion area since the ancient times. So many wars has been happened there. पानीपत का प्रथम वॉर, पानीपत का सेकंड वॉर, पानीपत का थर्ड वॉर। पानीपत जो कि दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, या पंजाब में, मतलब पंजाबी एरिया जो कह सकते हैं पूरा इन मेडिवल हिस्ट्री। The ancient cultures all over the world grew in the river valleys. जो जितने भी एंशियंट कल्चर्स रही हैं, यानी कि प्राचीन संस्कृतियाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, ग्रीव इन द रिवर वैलीज, वो नदी घाटियों में ही बड़ी हैं। क्यों नदी घाटियों में? क्योंकि नदी घाटियों में क्या होता है कि मड यानी कीचड़, मिट्टी का जो होता है, मिट्टी मिल जाता है, जिससे लोग अपना घर बना सकते हैं, हाउसेस बना सकते हैं। नदी किनारे पानी जब रहेगा तो वाटर उनको मिल जाएगा, वाटर रहेगा तो उससे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर करेंगे तो उनको खाद्यान्न, सीरियल्स, पल्सेस, ये सब चीज़ मिल जाएंगे। जानवर पल जाएंगे तो दूध मिल जाएगा। नदियाँ रहेंगी तो उसमें मछली मार लेंगे, तो फिशिंग कर लेंगे तो मछली मिल जाएगा, प्रोटीन पूरी हो जाएगी। तो इसलिए जो भी एंशिएंट कल्चर्स रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, वो नदी घाटियों में ही पनपे हैं, बढ़े हैं। अब इफेक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी ज्योग्राफी का भारत के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। फॉर सेंचुरीज, यानी शताब्दियों से, सैकड़ों सालों से, द हिमालयाज इन द नॉर्थ हैव बीन एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ इंडिया। सदियों से जो हिमालय है नॉर्थ में, इन द नॉर्थ, हैव बीन एक्टिंग ए प्रोटेक्टिव शील्ड, वो एक सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में भारत का सुरक्षा कर रहा है। क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे हिमालय हैं नॉर्थ इंडिया में, इतने ऊंचे ऊंचे हिमालय हैं, 8 किलोमीटर ऊंचे। माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर ऊंचा है, नंगा पर्वत है, बहुत सारे पर्वत हैं, पूरी पर्वत श्रृंखला है, 2400 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। तो वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरीके से काम करते हैं इंडिया के सिक्योरिटी के लिए। मोस्ट ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स हु इन्वेडेड इंडिया यूज द खैबर पास कनेक्टिंग पेशावर टू काबुल। मोस्ट ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स, जो जितने भी विदेशी आक्रमणकारी फॉरेन इन्वेडर्स रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द, जो भारत में आक्रमण किए, यूज द खैबर पास, वो खैबर पास का यूज़ किए। खैबर पास जो कि पेशावर से काबुल को जोड़ता है, उसको खैबर पास बोलते हैं। पास मतलब होता है दर्रा, हिंदी में दर्रा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पर्वत श्रृंखला ये ऐसे जा रही है, लेकिन यहाँ से मान लीजिए पर्वत श्रृंखला थोड़ा सा टूटा फूटा है, इतना हिस्सा, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर प्लेन वाला एरिया है, मैदानी इलाका है, इधर मैदानी इलाका है, तो इन दोनों मैदानी इलाकों को आपस में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये जो बीच वाला दर्रा है, यहाँ से आदमी आराम से सड़क बना करके निकल सकता है। तो पाकिस्तान में है पेशावर एक स्थान, ये जैसे मान लो ये स्थान जो है पेशावर, ये पाकिस्तान में है, और ये वाला जो प्लेस है ये काबुल, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। तो काबुल से पेशावर को जोड़ने वाला जो पास है उसका नाम है खैबर पास। तो मोस्ट ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स हु इन्वेडेड इंडिया केम विद द हेल्प ऑफ दिस पास, that is Khyber Pass, which connects Kabul to Peshawar, and after Peshawar they are able to come into India. The Bolan Pass in northwest connects India to Afghanistan.
यानी बोलन की जो दर्रा है, बोलन दर्रा नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, यानी कि जम्मू कश्मीर, उत्तरी पाकिस्तान, ये सब जो इलाका है, नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका, वहाँ पर एक है बोलन पास, बोलन दर्रा, जो कि कनेक्ट करता है इंडिया को अफगानिस्तान से। तो बोलन दर्रे हैं, खाइबर पास है, इसके द्वारा जो है फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में प्रवेश किया और तुरंत दिल्ली पड़ जाता है, पानीपत पड़ जाता है, उधर अपना लड़ाई झगड़ा किए। और दिल्ली जो है राजधानी भी रही है, तो इसलिए भी वहाँ पर लड़ाई हुआ। और वहाँ पे जो नदी है, यमुना नदी है, वो भी बहती है, और सड़कें भी वहाँ पे अच्छी हैं। इसलिए ज्योग्राफी इस प्रकार से है कि दिल्ली के आसपास वाले इलाके में बहुत सारे युद्ध हुए हैं। Invaders like the Persians, Greeks, Kushans, Hoods, Turks, Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali came to India via his pass। यानी जितने भी आक्रमणकारी रहे हैं, जैसे कि फारसी, ग्रीक, कुषाण, हूड, टर्क, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, वो सब इंडिया में जो है इसी पास के थ्रू आए हैं, वाया दिस पास। कौन से पास? खाइबर पास, और दूसरा बोलन पास। खाइबर पास विच कनेक्ट्स पेशावर टू काबुल, बोलन पास विच कनेक्ट्स इंडिया टू अफगानिस्तान। Thus it can be said that these passes change the fate of India from time to time। Thus इसलिए it can be said that ये कहा जा सकता है कि these passes, ये जो दर्रे हैं, change the fate, वो भारत का जो फेट है, फेट मतलब मोटापा नहीं, फेट मतलब जो भारत का एक पहचान है, पासेस चेंज द फेट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो भारत के पहचान को वो समय समय पर बदलते रहे हैं। अभी किसी का दिल्ली पे कब्जा है, फॉरेन इन्वेडर आया, आक्रमण कर दिया, वहां पे किसी दूसरे कब्जा हो गया, तो समय समय पे जो फेट रहा है वो बदलता रहा है। अब कुछ जियोग्राफिकल कंडीशन वहां का बता रहा है। द फर्टाइल प्लेन्स एंड इंडस had remained the cradle civilizations in the dawn of history। यानी कि उर्वर मैदान और सिंधु नदी, उसने had remained the cradle civilizations since the dawn of history, यानी इतिहास के उषा काल के समय से ही भारत के इतिहास को, वहाँ की जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसको अभी तक बचाए रखा है यहाँ का फर्टाइल लैंड और यहाँ की सिंधु नदी। दिल्ली which stands on the north of the Gangetic plains had witnessed the arrival for the invaders। दिल्ली जो कि नॉर्थ में है, गंगा के मैदान में है, had witnessed, वो सबूत है इस बात का कि कई सारे इन्वेडर्स अराइवल यहाँ पर आए फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम वाले इलाके से बहुत सारे आक्रमणकारी भारत में आए। इस बात का जीता जागता सबूत यहाँ का मैदानी इलाका, दिल्ली, ये सब है। मैनी बैटल्स वर फॉट अराउंड दिल्ली। दिल्ली के आसपास बहुत सारे बैटल, युद्ध जो हैं लड़े गए हैं। द विंध्यास सेपरेट नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द साउथ। जो विंध्यन रेंज है मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तो विंध्यन रेंज वो सेपरेट करता है, अलग करता है नॉर्थ इंडिया को फ्रॉम साउथ इंडिया। तो विंध्यन रेंज नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग कर देता है, पूरी तरीके से संस्कृति लगभग अलग हो जाती है। देयरफॉर इस कारण से साउथ इंडिया रिमेन्ड अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द द्रविडियन कल्चर इवन व्हेन द आर्यन इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड ऑन ए वास्ट एरिया ऑफ द नॉर्थ। इस कारण से देयरफॉर इसलिए साउथ इंडिया रिमेन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द्रविडियन, इस कारण से दक्षिण भारत द्रविडियन के इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव में अभी तक रहा है। इवन व्हेन द आर्यन इन्फ्लुएंसेस एक्सटेंडेड ऑन अ वास्ट एरिया ऑफ नॉर्थ, जबकि आर्यन जब आए, बहुत पहले जब आर्यन आए भारत में, तो वो नॉर्थ इंडिया में ही रह गए, पाकिस्तान वाले इलाके में, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके में, दिल्ली वाला पूरा इलाका, राजस्थान पूरा, गुजरात पूरा, थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में आए। लेकिन महाराष्ट्र के आगे आर्यन भी नहीं पढ़ पाए, क्यों? क्योंकि विंध्यन सेपरेट्स द नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया, so there were always the influence of the Dravidian culture on South India। So
there was no so much impact on South India because of invaders. The geographical varieties found in India are tremendous. यानी भारत की जो भौगोलिक विविधताएं हैं वो बहुत सारी हैं, ट्रिमेंडस, बहुत बड़ी हैं। नॉर्थ इंडिया में कोई बर्फ़ है, वेस्ट में देखेंगे तो डेजर्ट है, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे बहुत सारी जनजातियां हैं, जंगल हैं, मध्य प्रदेश में बहुत जंगल हैं, झारखंड, रांची, मतलब झारखंड में देखेंगे तो बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, गुजरात देखेंगे तो पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस हैं। तो द जियोग्राफिकल वेराइटीज फाउंड इन इंडिया आर ट्रिमेंडस। भारत की जो भौगोलिक विविधता है वो अत्यंत वृहद है। There are fertile valleys. There are fertile valleys and arid desert. यहाँ पर उर्वर घाटियाँ हैं। फर्टाइल मतलब होता है उर्वर, जहाँ पर खेती की जा सके, मिट्टी अच्छी हो, उसको बोलते हैं फर्टाइल। और एरिड डेजर्ट, और झुलसा देने वाली मरुस्थल भी हैं। देयर आर स्नो कवर्ड माउंटेन्स, यहाँ पर माउंटेन को ढके हुए स्नो भी हैं, बर्फ भी हैं। एंड रीजन्स ऑफ स्कॉर्चिंग हीट, और झुलसा देने वाली यहाँ पर गर्मी भी है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डाइवर्सिटीज देयर इज अ डीप अंडरलाइंग यूनिटी इन इंडिया। इतने सारी विविधताओं के बावजूद भी भारत में एक गहरी एकता है। तो ये थी पहला। अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या होते हैं। ए हिस्टोरियन इज सिमिलर टू डिटेक्टिव। जो हिस्टोरियन होता है, इतिहासकार, वो एक डिटेक्टिव के समान होता है। डिटेक्टिव के सिमिलर, डिटेक्टिव मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि फायर फाइटिंग के लिए घर में, शहरों में क्या होता है कि मान लो कि ये सीलिंग है, सीलिंग माने छत, कौन वाला छत, टेरेस वाला छत नहीं जिसमें हम जाकर सोते हैं। जैसे घर में अंदर सो रहे हैं, जो सीलिंग फैन होता है वो वाला सीलिंग, एक सीलिंग होता है। जैसे मान लो कि ये घर है, तो और यहाँ पर मान लो बेड लगा हुआ है तुम्हारा, ये बेड है मान लो, और यहाँ पर फैन लगा हुआ है, तो ये जो है ये सीलिंग। लेकिन जब हम सीढ़ी से चढ़कर इस पे पहुँच जाएंगे तो ये कहलाएगा टेरेस। तो शहरों में क्या होता है कि ये सीलिंग जो होती है, मतलब ऑफिस में, बड़े बड़े ऑफिस में क्या होता है, सीलिंग पे ऐसा हीट डिटेक्टर लगा देते हैं। मशीनें ऐसे छोटी छोटी लगी रहती हैं, जो अगर मान लीजिए कि अतिरिक्त गर्मी ऑफिस में हो गई तो तुरंत डिटेक्ट करके एक कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देगा कि यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है, कहीं आग तो नहीं लग गया है। तो तुरंत जो है वहाँ पे आके चेकिंग होगा, तुरंत जो है वो ऊपर पानी वानी वाला सारा व्यवस्था रहता है, फुहारा तुरंत मारने लगेगा कि आग लगी है, तुरंत बुझ जाए, तो डिटेक्ट कर लेता है। तो वही डिटेक्टर की भूमिका जो है निभाता है एक हिस्टोरियन भी। ए हिस्टोरियन इज सिमिलर टू डिटेक्टिव। जो इतिहासकार होता है वो एक डिटेक्टर होता है। जस्ट एज ए डिटेक्टिव सॉल्व्स ए मिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ क्लूज, ए हिस्टोरियन सॉल्व्स द मिस्ट्री ऑफ द पास्ट विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। जस्ट एज ए डिटेक्टिव, एक डिटेक्टर की तरह, सॉल्व्स ए मिस्ट्री, यानी जो बहुत सारी मिस्ट्री हैं, जो बहुत सारी कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं जो आपस में गुथी हुई हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, जो रहस्य है, उस रहस्य को, उस मिस्ट्री को सॉल्व करता है विद द हेल्प ऑफ क्ल्यूज। यानी जो कुछ ना कुछ क्ल्यू मिल जाते हैं अलग अलग जगहों पर, उस क्ल्यू के माध्यम से इतिहास की मिस्ट्री को एक हिस्टोरियन सॉल्व करता है एक डिटेक्टर की तरह। ए हिस्टोरियन सॉल्व्स द मिस्ट्री ऑफ द पास्ट, यानी हिस्टोरियन जो होता है वो इतिहास के मिस्ट्री को, रहस्य को सॉल्व करता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, यानी ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा। ही begins मतलब शुरुआत करता है। He begins with some clues such as a piece of writing, a wall painting or even some broken pottery। यानी वह इसकी शुरुआत कैसे करता है, with some clues, कुछ clues के द्वारा, जैसे कोई लिखित सामग्री मिल गई, कोई पुस्तक मिल गया, मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया, और कुछ चीज़ें मिल गई, पुरानी पुस्तक मिल गई। ए वॉल पेंटिंग, दीवार पर गुफाओं पे जो भित्ति चित्र बने हुए हैं, और इवन सम ब्रोकन पॉटरी, यानी अगर कोई पुरानी पॉटरी भी है, बर्तन है मिट्टी के, तो उससे भी वो हिस्ट्री के क्ल्यूज को ढूंढ करके पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करते हैं। मान लो कोई पॉटरी ऐसे मिल गई कि उसमें चित्र बना हुआ है
कि सभी लोग डांस कर रहे हैं और एक सर्कल में है, ऐसा कोई घड़ा है मान लो, और घड़े में ऐसा चित्र बना हुआ है, तो हिस्टोरियन ये सोचेगा कि उस समय का कल्चर ऐसा रहा होगा कि सभी लोग मिल करके रहते थे और त्योहारों पे एक साथ नाचते भी थे, गाते भी थे, त्यौहार मनाते थे। तो ब्रोकन पॉटरी से भी वो इतिहास की कल्पना कर लेगा। नाउ अब he slowly puts together the history of the period. He slowly puts together the history of the period. तो वो धीरे धीरे जो है इन सब की हिस्ट्री को जो है, हिस्ट्री वाले पीरियड को वो जान सकेगा। These clues are called the sources of history. ये जो क्लू हैं, ब्रोकन पॉटरी, रिटन सोर्सेज या सम अदर थिंग्स, वो सारे के सारे क्या हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। There are the source materials for historians. जो ये सोर्सेज होते हैं उसके भी कुछ ना कुछ मटेरियल्स होते हैं, क्लूज होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, देखो, सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल्स। कौन कौन से हिस्टोरिकल मटेरियल्स होते हैं जो सोर्स बन सकते हैं इतिहास को समझने में। हिस्ट्री इज नॉट ए मियर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज अबाउट द पास्ट। यानी इतिहास कोई ऐसा मतलब काल्पनिक टाइप की कहानी नहीं है। इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, वो फैक्ट्स पर बेस्ड है। फॉर विच देयर इज एविडेंस, जिसके लिए उनके पास प्रमाण भी है। दैट एविडेंस इज द सोर्स, वो सारे एविडेंस सोर्स का काम करते हैं कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे, क्या कल्चर वो करता था। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं इतिहास में। एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि पुरातात्विक स्रोत, यानी कि अनरिटन सोर्स, जो लिखे वाले सोर्स नहीं है, यानी खुदाई करके कुछ आर्कियोलॉजिस्ट पा गए तो उससे वो वाला सोर्स। और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्स, यानी कि रिटन सोर्स, अगर कुछ मिल गया। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सम रिमेन्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस, उसमें से कुछ जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो रह जाती हैं, गेट बरीड अंडर द अर्थ, रह जाती हैं और धरती के अंदर दब जाती हैं। जैसे आज के 1000 साल पहले कोई यहाँ पर रहता था, वो अभी अपना घर गिरा देगा तो वो इसके नीचे दब जाएगा, उसके ऊपर कोई दूसरा घर बनाया, तीसरा घर बनाया, चौथा घर बनाया। 1000 साल बाद पता लगा एक ही घर के ऊपर कई सारे घर बन चुके थे, टूटे फूटे दबे, फिर बना, फिर टूटा फूटा दबा, फिर बना, तो बरीड अंडर द अर्थ। तो 1000 साल पहले क्या हुआ है वो सारा हो सकता है कि हमारी धरती के अंदर में दबा हो, जिसको हम खोद करके क्लू निकल करके जान सकते हैं कि वो लोग कैसे रहा करते थे। दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। These have to be dug out, यानी excavated by archaeologist। पुरातत्ववेत्ता के द्वारा इन सब को डग आउट यानी खोद लिया जाता है। इन इंडिया, भारत में, द ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट द इंडस वैली सिविलाइजेशन गॉट बरीड अंडर द अर्थ। भारत में जो सबसे पुराना ह्यूमन सेटलमेंट है, मानव का जो निवास रहा है, जो कि जिसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, गॉट बरीड अंडर द अर्थ, वो धरती के अंदर दब गई। दब गई मतलब ऐसा नहीं कि भगवान आके उसको दबा दिए, वो धीरे धीरे जो है समय बीतता गया, लोग उसके नीचे आते गए आते गए आते गए, ऐसा वो एक प्रोसेस होता है। तो इट हैज़ टू बी डग आउट बाय आर्कियोलॉजिस्ट, तो इसको पुरातत्ववेत्ता के द्वारा खोदा ही जाना था। दिस एक्सकवेशन, ये खुदाई, रिवील्ड मैनी मटेरियल्स रिमेन्स, बहुत सारे वस्तुओं को निकाला खुदाई के दौरान, विच हेल्प्ड हिस्टोरियंस, जो इतिहासकारों को मदद किया। किस चीज़ में मदद किया, टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड, उस समय के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस समय के इतिहास को पुनः जानने में हेल्प किया बाय द एक्सकेवेशन। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ दीज काइंड्स, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं उसके भी कुछ प्रकार हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स माने जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, इंस्क्रिप्शंस मतलब कि पत्थरों में कुछ उत्कीर्णित शब्द हैं, एंड कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज इंस्क्रिप्शंस, तो इंस्क्रिप्शंस आर रिटन रिकॉर्ड्स engraved on rocks, pillars, cave, walls, forts, places and temples, on the clay and the copper tables। इसमें बहुत अच्छी परिभाषा दी है इंस्क्रिप्शंस की। इंस्क्रिप्शंस एक प्रकार का रिटन रिकॉर्ड होता है
जो कि रॉक्स पे इनग्रेव्ड किया रहता है, उत्कीर्णित किया रहता है, लिखा रहता है खोद खोद करके। पिलर्स, खंभों पे, केव वॉल्स यानी कि गुफाओं की दीवारों पर, वॉल्स ऑफ फोर्ट्स यानी कि किलों की दीवारों पर, प्लेस पैलेसेस यानी कि जो महल होते हैं उस पर, टेम्पल्स मंदिरों में, किससे? क्ले से, मिट्टी से, एंड कॉपर टेबल्स, जो कॉपर के परत होती हैं उस पे हो सकता है खुदरा करके कोई लिख दिया हो। तो इन सब बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। जैसे मान लो कोई जब लेकर के आते हैं हम शादी ब्याह में बर्तन वर्तन लेकर के आते हैं, तो उसमें मान लो लिखा रहता है, मान लो किसी टेंट हाउस का है तो अपने टेंट हाउस का नाम उसमें खुदरा करके लिखा रहता है। कोई कोई अपने गिलास में अपना नाम लिखवा लेते हैं खुदरा करके, तो दैट इज खुदराना इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। These provides historians a lot of information about the names and dates of kings, the extent of their empire, the important event of their reigns and so on. इंस्क्रिप्शन हमें क्या क्या जानकारियां देती हैं? लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारियां अबाउट नाम, तारीखें, कौन सा राजा कब आया, कब गया, कब तक रहा, द एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर्स, उनके साम्राज्य कहाँ तक फैले, द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ देयर राइन्स, उनके जो शासन काल है उसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उसके बारे में जानकारी देता है, एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीज़ें हैं दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पीरियड विद द हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शंस। बिसाइड्स पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी राजनीतिक इतिहास के अलावा inscriptions also provide information on the society of earlier times, the religious and the cultural practice of the people। यानी राजनीतिक इतिहास के अलावा inscriptions also provide information। inscriptions इसके बारे में भी जानकारियां प्रदान करती हैं, किसके बारे में? सोसाइटी ऑफ अर्लियर टाइम्स, पुराने समय के समाज के बारे में, द रिलीजियस, धर्म के बारे में, एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, और सांस्कृतिक अभ्यास जो रहे हैं पीपल्स के, उनके बारे में हमें बताता है इंस्क्रिप्शंस। यानी इंस्क्रिप्शंस does not only tell about the political history of India but also tells how the people were cultured or religious at that time. For example, we know the history of the Mauryas largely through the Ashoka's inscriptions। हम मौर्य के बारे में सबसे ज़्यादा क्यों जानते हैं? बिकॉज ऑफ अशोक के द्वारा जो उत्कीर्णित पत्थरों पे उत्कीर्णित चीज़ें थे उसके माध्यम से। तो इंस्क्रिप्शंस हैज़ अ बिग रोल टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। दूसरा एक सोर्स होता है मॉन्यूमेंट्स, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स में मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स माने बिल्डिंग वगैरह। मॉन्यूमेंट्स आर ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? तो ऐतिहासिक महत्व के जो पुरानी बिल्डिंगें होती हैं उसको मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। जैसे ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, तुम्हारा हुमायूं फोर्ट, ऐसे और सारी भी चीज़ें होंगी, मंदिर बहुत सारे हैं, राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है, या कह लो बाबरी मस्जिद जो राम मंदिर के रूप में जाना जाता है। जैसे भी कुल जो ऐतिहासिक महत्व के जो बिल्डिंग्स रहे हैं जो हमें उस समय के इतिहास की बहुत सारी जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे मान लो कि जामा मस्जिद है, उसको जाकर देखेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि देखो वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा था, इस्लामिक आर्किटेक्चर कैसा था। जबकि अगर जाकर के आगरा में देखेंगे जो अकबर ने बनवाया था, जो बोलते हैं उसको बुलंद दरवाज़ा, तो वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, तो पता लगेगा कि रेड सैंडस्टोन का प्रयोग किया जाता था। अगर आगरा में जाकर देखेंगे ताजमहल को तो पता लगेगा कि संगमरमर का प्रयोग करते थे। ऐसे ही देयर आर सो मैनी मोन्यूमेंट्स दैट डिस्क्राइब अबाउट द बिल्डिंग मटेरियल्स एंड इट इज़ फॉर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। इसमें क्या क्या चीज़ आते हैं? टेम्पल्स आता है, फोर्ट्स, टेम्पल में मंदिर आते हैं, किले आते हैं, पैलेसेस, प्लेसेस, फोर्ट्स प्लेसेस यानी कि किलों के जो जगहें हैं। ये प्लेसेस की जगह पे पैलेसेस होना चाहिए था, यानी कि महल। स्तूप, जो बुद्ध लोगों के स्तूप होते हैं, अब स्तूप बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे जब स्तूप आएगा कभी, लेकिन ये बौद्धों से संबंधित है स्तूप। एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, और जो रेजिडेंशियल मतलब होता है जहाँ पे लोग रहते हैं। एक कॉमर्शियल बिल्डिंग होती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है, एक रिलीजियस बिल्डिंग होती है, पॉलिटिकल बिल्डिंग होती है।
तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग मतलब जहाँ पे आदमी रहता है घर पे, तो उसके बारे में भी आर सम कैटेगरीज monuments categories of monuments which make the past come alive, जो हमारे इतिहास को पुनर्जीवित कर देते हैं। They provide us with the clues about the period in which they were built, ये उस समय के इतिहास को जब वे बने थे तब के बारे में हमें जानकारियां प्रदान करते हैं। They give information about the people, वो हमें लोगों के बारे में जानकारियां प्रदान करते हैं। क्या? monuments, देयर सोशल लाइफ, उनके सामाजिक जीवन के बारे में, देयर रिलीजियस बिलीफ्स, उनके जो धार्मिक विश्वास हैं उसके बारे में, एंड देयर कल्चर, और उनके संस्कृतियों के बारे में, etc। तो मॉन्यूमेंट्स बहुत सारी चीज़ें बताती है। जैसे देखो ये ताजमहल देखेंगे तो हमें तुरंत प्रेम याद आ जाएगा, शाहजहां और तेरा बदन है संगमरमर, तो एक जिंदा ताजमहल है, जो मिथुन दा का गाना है पुराना। तो शाहजहां, उनकी बेगम मुमताज महल, उनके प्रेम की याद आ जाता है जब हम इस मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं। इतना तगड़ा आर्किटेक्चर है, 73 मीटर ऊंचा है। इससे हमें उस समय के आर्किटेक्चर के बारे में अद्भुत जानकारियां प्रदान होती हैं। इसको देखेंगे तो एकदम बीच से अगर काटेंगे तो जो चीज हमें इधर दिखाई दे रहा है वही चीज हमको इधर दिखाई देगा। ऊपर से अगर काटेंगे ऐसा तो जो चीज हमको सामने दिखाई देगा वही चीज पीछे दिखाई देगा। मीन्स एकदम सिमेट्रिकल आर्किटेक्चर बना हुआ है। तो बताता है ना बहुत सारी चीजें, बिल्डिंग्स, ये तो एक एग्जांपल है, और भी सारी चीजें। कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में? पीपल इन द पास्ट, लोग जो इतिहास में थे, मेड मैनी काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उन्होंने बहुत सारे प्रकार के चीज़ें बनाई, जैसे कि पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन, मेटल वियर यानी मेटल के बर्तन, कॉपर के बर्तन, आयरन के बर्तन, ये सारी चीज़ें, क्वाइंस सिक्के बनाए, टेक्सटाइल्स कपड़े बनाए, ज्वेलरीज आभूषण बनाए। तो ये सारे अदर ऑब्जेक्ट्स हैं दैट डिफाइंस द हिस्ट्री ऑफ द टाइम। These are found through such as excavations of these coins are an extremely valuable source of information। तो ये सारी हमें कैसे मिली? These are found through, ये हमें कैसे मिली? Such as excavations, इस प्रकार के खुदाई के द्वारा मिली। जो कॉइन्स होते सिक्के आर एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, सिक्के बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान हैं। किस लिए? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, हमें जानकारियों के स्रोत के रूप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं कॉइन्स। सबसे ज़्यादा मतलब कि वो भी इंपॉर्टेंट रखते हैं, ये चीज़ सबसे ज़्यादा किसको कह सकते हैं? कॉइन्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशंस आर डिस्प्लेड इन वेरियस म्यूजियम्स ऑल द वर्ल्ड। सिक्के जो खुदाई के दौरान मिले हैं उसको डिस्प्ले किया गया, दिखाया गया है बहुत सारे म्यूजियम, यानी कि जो म्यूजियम होते हैं उसमें पूरे संसार के जो अलग अलग म्यूजियम है उसमें सिक्कों को रखा गया है जहाँ पे मिले हैं खुदाई के द्वारा। दे टेल अस अबाउट द राइट्स ऑफ किंग्स, ये क्या क्या हमें बताते हैं? जो राजाओं के शासनाधिकार हैं, शासनकाल है। द इकोनॉमी ऑफ अर्लियर टाइम्स, प्राचीन समय की जो अर्थव्यवस्था है। द एक्सटेंट ऑफ ए किंग्स एम्पायर, यानी राजाओं के साम्राज्य के विस्तार के बारे में बताता है। एंड अबाउट ट्रेड विद अदर लैंड्स, और दूसरी भूमि से जो हमारा व्यापार रहा है उसके बारे में बताता है सिक्का। दे ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द आर्ट एंड रिलीजन ऑफ ऑल टाइम्स, यानी वो उस समय की कला और उस समय के धर्म के बारे में भी हमें जानकारियाँ प्रदान करता है। दूसरे प्रकार के सोर्स होते हैं लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस, द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी इतिहास के जो लिखित रिकॉर्ड्स हैं उसको मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं, मनुस्मृति हिंदी में बोल रहे हैं। These are available on a variety of surfaces such as palm leaves, the bark of birch tree and lit on paper। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये अवेलेबल हैं, these are available on a variety of surfaces, कई सारी सतहों पर लिखी हुई सामग्री हमें प्रदान होती हैं लिटरेरी सोर्सेज में। कहाँ कहाँ पर लिखी हुई?
पाम लीव्स, जो पाम की पत्तियां होती हैं। द बार्क ऑफ द बर्च ट्री, यानी बर्च एक पेड़ होता है, उसके बार्क पे लिखी हुई मिलती हैं, और बाद में यही चीज़ हमें पेपर पे लिखी। अच्छा, जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अगर हम एक सेंस में देखें, धर्म के सेंस में देखें, तो एक रिलीजियस लिटरेचर होता है, यानी धर्म के बारे में जानकारी प्रदान करता है। एक सेक्युलर लिटरेचर होता है जो धर्म से निरपेक्ष होकर के हमें जानकारियां प्रदान करता है। रिलीजियस लिटरेचर यानी धार्मिक जो साहित्य है उसके बारे में समझें। राइटिंग्स डीलिंग विद रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट रिलीजियस लिटरेचर, यानी जब हम धर्म के बारे में जानकारियां प्रदान करते हैं तो उसको बोलते हैं धार्मिक साहित्य। राइटिंग्स डीलिंग विद रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट, यानी धर्म के बारे में विधान जिसमें बताया जाता है, विधि विधान, तो उस प्रकार के जो साहित्य होते हैं उसको बोलते हैं रिलीजियस लिटरेचर। मैनी बुक्स, बहुत सारी किताबें, कंटेन रिलीजियस थीम्स, बहुत सारी किताबें जो धार्मिक विषय को लिए रहती हैं, अपने आप में धार्मिक विषयों पर लिखी जाती हैं। द वेदास, 4 वेदाएं हैं, वेद है मतलब वेदा नहीं, वेद हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। रामायण एंड महाभारत, गीता, पुराण, जातक कथाएं, जातक टेल्स होने जातक कथाएं आर रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। वो भारत के इतिहास को बताने के लिए एक समृद्ध साहित्य हैं। क्या? रिलीजियस जो साहित्य हैं, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल बताया उसमें। दे प्रोवाइड न्यू हिस्टोरिकल डिटेल्स, वो हमें कुछ नए ऐतिहासिक डिटेल्स देते हैं। दे प्रूव दैट द इंफॉर्मेशन वी ऑलरेडी हैव थ्रू अदर सोर्सेज करेक्ट, ये प्रूव करते हैं कि अदर सोर्सेज से हमें जो जानकारी मिली हैं वो सही हैं। जैसे मान लो एक सोर्स अर्थशास्त्र में हमने कुछ पढ़ा जो चाणक्य जी ने लिखा था जी, वही चीज कुछ मान लो किसी पुराण में लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ एक ही चीज लिखा हुआ है, वाह भाई, तो हम उसको सही मान लेंगे, करेक्ट। दे प्रूव द इंफॉर्मेशन वी ऑलरेडी हैव थ्रू अदर सोर्सेज इज करेक्ट। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द लिटरेरी सोर्स मटेरियल्स में बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, रिलीजियस एंड सेकुलर, जानते हैं अभी बताया। तो दूसरा होता है सेकुलर लिटरेचर। जैसे सेकुलर मतलब थोड़ा समझ ले पहले कि जैसे मान लो कि हमारा भारतीय इतिहास चला, स्वतंत्रता संग्राम, भारत की आज़ादी लड़ी गई, उसमें पंडित नेहरू जो थे वो सेकुलर थे। अगर हम भगत सिंह को देखें तो वो नास्तिक थे, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। उन्होंने शायद कोई किताब भी ऐसा लिखा था, वाई एम आई एथीस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ, इस टाइप का शायद उन्होंने पुस्तक भी लिखी है। तो भगत सिंह नास्तिक हैं, भगवान को मन में नहीं करते। पंडित नेहरू सेकुलर हैं, भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं वो उनके अपना इंटरनल मैटर है, वो दिखाते नहीं हैं। और कुछ लोग हैं कि भगवान को मानते हैं और दिखाते भी हैं, तो जो पंडित नेहरू टाइप के लोग होते हैं उनको बोलते हैं सेकुलर पर्सन। लिटरेचर, सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, सेकुलर लिटरेचर मतलब लिटरेचर अदर देन रिलीजियस इज कॉल्ड सेकुलर लिटरेचर, यानी धार्मिक साहित्य के इतर जो साहित्य हैं उसको बोलते हैं सेकुलर लिटरेचर। जैसे देखो कौटिल्याज अर्थशास्त्र रिटन ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य टेल्स अस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। अच्छा, कौटिल्य यानी कौटिल्य मतलब चाणक्य, चाणक्य का 2-3 नाम था, कौटिल्य था, चाणक्य था, विष्णुगुप्त, 3 नाम थे इनके। तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है वो कब लिखा? रिटन ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय में उन्होंने लिखा, जो कि हमें बताता है टेल्स अस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। अच्छा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है तो हमें नाम से पता लगेगा जैसे अर्थशास्त्र की पुस्तक है, लेकिन नहीं, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के प्रशासन के बारे में जानकारियां प्रदान करता है। प्लेस लाइक दैट ऑफ कालिदास, यानी कालिदास के जो
प्लेज हैं यानी कि नाटक हैं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम एंड फोक टेल यानी कि पौराणिक कथाएं, कलेक्शंस यानी पौराणिक कथाओं का कलेक्शंस लाइक द पंचतंत्र एंड हितोपदेश ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द लाइफ्स ऑफ द पीपल। तो कालिदास के जो अभिज्ञान शाकुंतलम है और जो कथाएं हैं उसका जो कलेक्शंस जैसे कि पंचतंत्र और हितोपदेश, ये भी उस समय के लोगों की लाइफ्स के बारे में जानकारियां प्रदान करता है। बाणभट्ट हर्ष चरित्र यानी बाणभट्ट की एक रचना है, एक किताब है जिसका नाम है हर्ष चरित्र, गिव्स अस एन अकाउंट ऑफ हर्षास राइन। ये हमें हर्षवर्धन के शासन के समय में जानकारियां प्रदान करता है। हर्षचरित नाम की जो पुस्तक है वो बाणभट्ट ने लिखी है, वो हर्षवर्धन के राइन यानी कि शासन के समय में जानकारियां प्रदान करता है। द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स प्ले वाइटल रोल इन इंपॉर्टेंट नॉलेज, यानी जो फॉरेन ट्रेवलर्स रहे हैं जैसे कि हुएनसांग और फाहियान, इत्सिंग, इब्न बतूता, ये जो या मार्को पोलो, ये सब जो फॉरेन ट्रेवलर्स रहे हैं वो भी हमें इस समय के बारे में जानकारियाँ प्रदान करते हैं। द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स प्ले ए वाइटल रोल इन इम्पार्टिंग नॉलेज अबाउट द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान करने के लिए जो फॉरेन ट्रेवलर्स रहे हैं, विदेशी यात्री, उनका भी बड़ा योगदान है, वाइटल रोल है। कुछ एग्जाम्पल दिया है जैसे मेगास्थनीज द ग्रीक एम्बेसडर, मेगास्थनीज जो ग्रीक देश का एक एम्बेसडर था टू चंद्रगुप्त मौर्य रोट इंडिका। मेगास्थनीज द ग्रीक एम्बेसडर टू चंद्रगुप्त मौर्य रोट इंडिका, यानी मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एम्बेसडर बनकर भारत में आया था, उसने एक किताब लिखी इंडिका, which tells us about the administration and customs of these times, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के प्रशासन और कस्टम्स यानी कि जो रीति रिवाज हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था और कहाँ का था? ग्रीक का था। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल, चाइनीज ट्रेवलर्स, चाइना में रहने वाला यात्री जिसका नाम है फाहियान और हुएनसांग have given detailed accounts of the kingdoms of kings Chandragupta Aurya and Harshvardhan respectively, यानी कि ये जो फाहियान है, चाइनीज ट्रेवलर फाहियान, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके किंगडम साम्राज्य के बारे में लिखा है, जबकि हुएनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय के बारे में जानकारियाँ लिखा है। तो ये ध्यान रखना है कि फाहियान ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है, जबकि हुएनसांग ने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। मार्को पोलो ऑफ वेनिस, यानी वेनिस का मार्को पोलो जो व्यक्ति है, ट्रेवल्ड थ्रू इंडिया, वो भारत में घूमा, एंड रोट अबाउट द सोसाइटी एंड कस्टम्स ऑफ सदर्न इंडिया, और वो दक्षिण भारत के समाज और रीति रिवाजों के बारे में लिखा है। ये कंप्लीट हो गया पूरा चैप्टर। अब एक्सरसाइज को हम फटाफट देख लेते हैं। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट, सी वाला। जनरली हिस्ट्री इज स्टडीड मेड टू ब्रॉड एरिया, इसमें ध्यान देना है, इसमें 3 नहीं रहेगा, 2 ब्रॉड एरिया रहेगा। इसको समझा दो पहले थोड़ा सा कि इतिहास को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। कैसे? एक प्री हिस्ट्री यानी कि द अनरिटन हिस्ट्री, यानी ऐसा इतिहास जिसके बारे में लिखित सामग्री हमें नहीं मिलती है, और दूसरा होता है पोस्ट हिस्ट्री, या ये कह लें कि ऐसा इतिहास जिसके बारे में हमें लिखित जानकारियाँ प्रदान होती हैं। ये जो पोस्ट हिस्ट्री है यानी स्टोन एज के बाद वाला जो समय है, पाषाण काल के बाद वाला समय, उसको 3 भागों में बांटते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। लेकिन पहला जो विभाजन है वो प्री और पोस्ट में है, तो 2 प्रकार का हो जाएगा। नियोलिथिक पीरियड बिगान अराउंड, यानी नव पाषाण काल कब से शुरू होता है? तो शुरू होता है 10,000 साल पहले से।
द मिडिल स्टोन एज लास्टेड फॉर अबाउट, यानी जो मध्य पाषाण काल है वो कितने साल तक चला था? 2000 साल तक चला था। 2000 साल तक चला था मध्य पाषाण काल। देयर आर काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कितने? टू काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरा लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल में भी मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस। लिटरेरी में सेकुलर लिटरेरी या इंडिजिनस लिटरेचर और एक फॉरेन अकाउंट्स। इंडिजिनस में भी रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर। तो इसमें जो टू फिल इन द ब्लैंक्स। द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड हिस्ट्री या मैन्युस्क्रिप्ट्स बोल रहे हैं। बाय लर्निंग द पास्ट वी कैन अंडरस्टैंड द प्रेजेंट बेटर, यानी इतिहास को पढ़ने से हम वर्तमान को अच्छे तरीके से जान सकते हैं। डील्स विद द पीरियड ऑफ व्हेन मैन डिडंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, यानी वह समय जब व्यक्ति नहीं जानता था कि लिखा जाए कैसे जाए, पढ़ा कैसे जाए, तो उस समय क्या बोलते हैं? बोलते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री। राइटिंग्स ऑन कॉपर प्लेट्स, रॉक्स एंड पिलर्स आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। ए इज सिमिलर टू ए डिटेक्टिव, यानी डिटेक्टिव के समान कौन है? तो ए हिस्टोरियन, ए हिस्टोरियन इज सिमिलर टू ए डिटेक्टिव। हर्षचरित वॉज रिटन बाई बाणभट्ट, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। ट्रू फॉल्स? द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, बिल्कुल सही, ट्रू। हिस्ट्री टीचेस अस अबाउट द प्रेजेंट, गलत, टीचेस अस अबाउट द पास्ट। न्यूलिथिक पीरियड बिगान अराउंड 10,000 ईयर्स एगो, बिगान यानी शुरू कब से हुई? हाँ सही है, 10,000 ईयर्स एगो से शुरू हुई। द जियोग्राफिकल वेराइटीज फाउंड इन इंडिया आर ट्रिमेंडस, बिल्कुल सही। मॉन्यूमेंट्स आर न्यू बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ये गलत हो जाएगा, यहाँ न्यू जगह पे ओल्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स वाला देखो क्या लिखा था मॉन्यूमेंट्स के बारे में, ये मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है ना। मॉन्यूमेंट्स आर ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, जबकि वहाँ पे न्यू लिखा था ना। ऐसे ध्यान से पढ़ो तो आंसर को पकड़ में आ जाएगा, जब ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा फिर तो। अब मैचिंग। आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्ववेत्ता, ए पर्सन हु स्टडीज आर्कियोलॉजी। मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? रोट इंडिका। कहाँ का था? यह ग्रीक का था। कालिदास ने क्या लिखा था? अभिज्ञान शाकुंतलम। हुआनसांग ने क्या लिखा था? वो मतलब क्या था? वो चाइनीज ट्रैवलर था, ए वाला। अब क्वेश्चन आंसर इसी में बता देते हैं, आप अपने कॉपी में लिख लें। पहला क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है कि व्हाट इज सेकुलर लिटरेचर, तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं यही वाला सीधा सा, कि लिटरेचर अदर देन रिलीजियस इज कॉल्ड सेकुलर लिटरेचर। यहाँ से यहाँ तक इतना आंसर लिख लिया, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे ऐसे। एग्जाम्पल में अर्थशास्त्र, ये वाला अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य। एग्जाम्पल में अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, बस इतना। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट आर मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी मनुस्मृति क्या होता है? तो सिंपल से ऐसे लिखेंगे, द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, बस खत्म। तीसरा प्रश्न है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेज, यानी लिटरेरी सोर्सेज के दो एग्जांपल लिखिए। तो ऐसे लिखो कि टू एग्जांपल्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेज आर, आंसर में लिखेंगे ऐसे, टू एग्जांपल्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेज आर, फिर से डैश कर देंगे। नंबर एक अर्थशास्त्र, ये लिटरेरी सोर्स है। नंबर दो वेदास, VEDAS, यानी वेद, और भी लिख लो चाहे। नंबर तीन पुराण, उसमें सब मिल जाएगा बुक में, पुराण, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र, हितोपदेश, बाणभट्ट की जो आत्मकथा है, हर्षचरित, इंडिका, ये सारे सारे क्या हैं? लिटरेरी सोर्सेज हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल में लिख लेंगे, बस खत्म।
अगला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, यानी इतिहास और प्रागैतिहासिक में क्या अंतर है। तो इसका आंसर सबसे पहले लिखेंगे प्री हिस्ट्री और द पीरियड फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। तो पहले इसको लिखेंगे, इसके आंसर में पहली लाइन ये लिखेंगे, सेकेंड लाइन लिखेंगे हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। इसमें क्वेश्चन पूछा था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, यानी इतिहास और प्रागैतिहासिक इतिहास क्या है। तो प्री हिस्ट्री इज द पीरियड व्हेन वी डू नॉट गेट एनी रिटन रिकॉर्ड्स, या वही वाली लाइन जो हमने पहले बताया उसको पहले लिख लेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर इतिहास क्या है, तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस, यानी इंस्क्रिप्शंस क्या हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे इंस्क्रिप्शंस आर रिटन रिकॉर्ड्स engraved on rocks, pillars, cave walls, wall of forts, palaces and temples, on clay and copper tables। बस इतना लिख देंगे, पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्कियोलॉजी, हाउ डज इट फाइंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, यानी जो पुरातत्व क्या होता है और ये हिस्टोरियन को किस प्रकार की जानकारियाँ प्रदान करता है। तो इसका सिंपल सा आंसर हम लिखेंगे कि एज टाइम पासेज सम रिमेन्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशंस गेट बरीड अंडर द अर्थ। यहाँ तक लिखे, फुल स्टॉप लगाएं। दीज टू बी डग आउट या एक्सकेवेटेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, दिस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। बस, यानी यहाँ तक पहले लिखें, उसके बाद लिख देंगे दिस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। फिर आगे कह रहा है कि हिस्टोरियन को ये कैसे फ़ायदा पहुंचाता है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, मतलब उसी में ही आगे एक लाइन छोड़ करके कि दिस एक्सकवेशन रिवील्ड मैनी मटेरियल्स रिमेन्स विच हेल्प्ड हिस्टोरियन टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर ऑफ दीज काइंड्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स। फिर कॉमा करके अदर ऑब्जेक्ट ना लिखिएगा, इसके यहाँ पे लिखिए इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, coins, COINS, comma, pottery, 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 paintings, कॉमा करके फिर paintings, PAINTINGS, फुल स्टॉप। बस। सेवेंथ वाला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट वर द रिकॉर्ड्स रिटन इन एंशिएंट इंडिया। ऑन वॉट वर द रिकॉर्ड्स रिटन इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन इतिहास में किस चीज पर जो है लिखित सामग्री हमें मिलती है। इसका आंसर सीधे से लिखना है कि लिटरेरी सोर्सेज इन द एंशिएंट टाइम्स। पहले आंसर लिखेंगे ANSWER डैश करके, इसका आंसर क्या लिखेंगे, लिटरेरी सोर्सेज in the ancient times इतना लिखने के बाद तुरंत उसे के आगे ही are available on a variety of surfaces such as palm leaves, the bark of the birch tree and later on paper। समाप्त। तो यहाँ पर जा करके पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आपने इसको देखा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दीजिएगा कि आपने इसको पूरा देखा कि नहीं देखा, और कॉपी में इसको आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो एक बार प्लीज़ अपना नाम लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने देखा है कि नहीं देखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार, जय हिंद।